कितने केसेस में आप उसे ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से तुम्हारा दर्द मैं ठीक कर दूंगा? ऐसा माना जाता है कि 75% जो मरीज अस्पताल में घुसते हैं वो किसी न किसी दर्द की वजह से आते हैं। जोड़ों में दर्द होता है जो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। करीब 1% इंसिडेंस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। मरीजों का फीडबैक ये है कि जब टेम्परेचर कम होता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है। हम लोग आमतौर पर घुटने के रिप्लेसमेंट ज्यादा करते हैं, इसलिए क्योंकि मरीजों को चलने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। उनकी फर्स्ट कंप्लेंट दर्द होती है, चाहे वो किडनी स्टोन से हो, चाहे वो घुटने के दर्द से हो, चाहे वो दिल के दर्द से हो, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, या सिर के दर्द से हो, चाहे ट्यूमर से हो, चाहे कैंसर से हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, लेकिन बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज मुमकिन है। आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, और जोड़ों के दर्द में ऐसे कौन से दर्द हैं जिन्हें आप पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, और ऐसे कौन से दर्द हैं जिनका मैनेजमेंट करके बेहतर तरीके से जिंदगी जीना सीख सकते हैं। आपके दर्द का इलाज लेकर आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील शर्मा, जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, तमाम तरह के दर्द लेकर आपके पास मरीज आता होगा, तो सबसे पहले तो उसे ये राहत की बात सुनना कि उसके दर्द का इलाज संभव है। कितने केसेस में आप उसे ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से तुम्हारा दर्द मैं ठीक कर दूंगा? नमस्कार। ऐसा है कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि 75% जो मरीज अस्पताल में घुसते हैं वो किसी न किसी दर्द की वजह से आते हैं। उनकी फर्स्ट कंप्लेंट दर्द होती है, चाहे वो किडनी स्टोन से हो, चाहे वो घुटने के दर्द से हो, चाहे वो दिल के दर्द से हो, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, या सिर के दर्द से हो, चाहे ट्यूमर से हो, चाहे कैंसर से हो। जी। तो नॉर्मली 75% ऑफ द कंप्लेंट इज पेन समवेयर। पेन, तो पेन इज द मतलब सबसे मुख्य बिंदु है जिसके लिए मरीज अस्पताल में आता है। उसके बाद फिर दूसरी भी होती है बहुत सारी। तो दर्द जो है वो उसका कारण ढूंढने के बाद ही आप ये बता सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट जो है वो टेम्परेरी है या इसको परमानेंटली खत्म किया जा सकता है। आज जोड़ों के दर्द की बात करते हैं। क्या ये सिर्फ बुढ़ापे का फिनोमेना है कि 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई तो दर्द आएगा भी, या आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देख रहे हैं कि बच्चों में और यंग एज में लोग जोड़ों के दर्द के साथ आपके पास आते हैं? नहीं, एक्चुअली जो बुजुर्ग लोगों को जो जोड़ों में दर्द होता है, जो उसको आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको कॉमन दर्द में जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, इसको आर्थराइटिस बोला जाता है। आर्थराइटिस आमतौर पे जो बूढ़े लोगों को होती है उसको ऑस्टियो आर्थराइटिस बोला जाता है, जो डिजेनरेटिव जॉइंट है उनकी वजह से होती है। लेकिन साथ ही साथ जो यंग लोग हैं, यानी कि 20 से 50 साल के जो लोग हैं और जो बच्चे हैं, उनमें भी आर्थराइटिस होती है। हालांकि उनमें कई किस्म की आर्थराइटिस होती हैं, जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, विल्लो नोड्यूलर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारी किस्म की आर्थराइटिस हैं। मतलब रफली आप मानो कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उनका मतलब उनका सबका पार्ट हो सकता है जोड़ों का दर्द। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो यंग लोगों में जो आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और बच्चों में, यंग लोगों में वो मतलब यंग लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो करीब रफली 20 से 50 साल की उम्र में होती है, और जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों में ये होती है। तो जुवेनाइल मतलब जो बच्चों में है वो भी हो सकती है, और जो यंग लोगों में आर्थराइटिस है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और जो 55-60 के ऊपर वाली यूजुअली जो घुटनों में होती है, जो वेट बियरिंग जॉइंट्स में होती है, वो आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो एज रिलेटेड है मुख्यतः। करीब 1% इंसिडेंस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। 1% मतलब हर 100 में एक व्यक्ति को होगा। हाँ, जो कि ऑलमोस्ट टीबी के बराबर है। क्या हिंदुस्तान में टीबी 100 में एक आदमी को है, 1%। एग्जैक्टली उतनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और ये
जो है वो यंग लोगों की आर्थराइटिस है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो रही है। बिल्कुल, जब आप स्कूल जा रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या। आप एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ऐसे में जब आपको जोड़ों का दर्द रोक लेता है तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। बिल्कुल। तो क्या सर ये पहले से पता लगाया जा सकता है कि किन लोगों को ज्यादा खतरा है, किन लोगों को रियूमेटॉइड आर्थराइटिस से सावधान रहने की जरूरत है? एक्चुअली रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब एक तरह से वंशानुगत बीमारी है, मतलब जो कि आपको जीन्स में ट्रांसफर होगी। तो जब तक ये बीमारी आपको हो नहीं रही, आप इसको ब्लड में टेस्ट भी करते रहेंगे, प्रोफाइलिंग भी करते रहेंगे, तो होगी नहीं, कुछ आएगा नहीं उसमें। जब आपको जोड़ों में दर्द हो गया और जब आपको जोड़ों में सूजन हो गई, उसके बाद जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, एक्सरे करेंगे, तभी आपको पता लग पाएगा कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस से ये मरीज ग्रस्त है। ओके। जो लोग, बहुत सारे मैं देखती हूँ हड्डियों की मजबूती के लिए तमाम तरह के स्कैन्स अवेलेबल हैं, चेक करते हैं कि डेक्सा स्कैन है या और भी बहुत सारे तरीके हैं। क्या उनको चेक करने पर इन लोगों के पैरामीटर्स ऐसे अब नॉर्मल आ सकते हैं कि ये सोचें कि हमें आने वाले समय में इस तरह की कोई समस्या हो सकती है, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं? नहीं, कोई भी, जैसा डेक्सा स्कैन है, डेक्सा स्कैन सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस चेक करता है। डेक्सा स्कैन से आपकी आर्थराइटिस पता नहीं चलेगी। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल अलग बीमारियां, लाइक मलेरिया और कैंसर, उनका आपस में ताल्लुक नहीं है इस तरह से। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों में खोखलापन होता है जिससे हड्डियां टूट जाती हैं। आर्थराइटिस में जोड़ खराब होते हैं, हड्डियों से ताल्लुक नहीं है उसका। और इस तरह से रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यह है कि अगर आपके पेरेंट्स को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपके रिलेटिव्स में किसी को रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो बस आप ज्यादा सजग रह सकते हैं। यू कैन बी मोर अवेयर कि भाई मुझे हो सकती है, मेरे को ख्याल रखना है, और इग्नोर ना करें, क्योंकि बेसिकली अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट का बड़ा रोल है बीमारी में जी। अगर आप जल्दी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जल्दी इलाज शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली आपका जोड़ खराब नहीं होता। बहुत सारे लोग आमतौर पे सालों दर साल छोटे मोटे, मतलब आस पड़ोस के डॉक्टरों से और लोगों से या घरेलू इलाजों से जोड़ के दर्दों को ट्रीट करते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और काम चल जाएगा, क्योंकि ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है, फिर आ जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि रेमिशंस एंड एक्सकर्वेशंस होते रहते हैं। इस बीमारी का नेचर ये है कि ये एक जैसी नहीं रहती। अच्छा। मतलब कुछ महीनों में आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, एक जैसी नहीं रहती। और उसकी वजह से आमतौर पे जो है मरीज जो है सोचता है घरेलू इलाज कुछ काम कर रहा है, कुछ छोटा मोटा इलाज काम कर रहा है, और इसलिए वो बीमारी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने से जोड़ खराब हो जाता है। ज्यादातर हमने देखा है रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या कोई और जोड़ों का दर्द हो, लोग आयुर्वेदिक दवाएं लेते हैं, लंबे समय तक लेते रहते हैं। कितना रोल आप देखते हैं और कितना मदद कर पाती हैं ऐसे मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं? देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली मैंने सुने हैं कि मैं आयुर्वेदिक का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, मैं तो एलोपैथी का विशेषज्ञ हूँ, लेकिन आयुर्वेदिक में कुछ लेप वगैरह हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे कुछ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ होता है। उनका एडवांटेज ये है कि उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे जिस किस्म की एडवांस रिसर्च की आवश्यकता है, जो सारी दुनिया में एलोपैथी में हुई है, मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक में वो नहीं हुई है। तो इसीलिए हमारे पास जो आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने के बाद जो लोग आते हैं, उनका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, इसीलिए वो शायद एलोपैथी में आते हैं। फिर जैसे आपने कहा कि जितनी जल्दी इलाज है उसका रोल उतना बड़ा है, ऐसे लोग अक्सर लंबा समय बिता कर आते हैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या मालिश करवाते रहते हैं, तो क्या उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी हुई आपको मिलती है? हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आप ज्यादा लेट इलाज करेंगे तो दवाओं का आपके ऊपर असर कम होगा, 1। नंबर 2, जब तक आप लेट जाएंगे तब तक जोड़ आधा आपका खराब हो चुका होगा, उसका कार्टिलेज खराब हो जाएगा, उसका अंदर का जो रबर है वो खराब हो जाएगा, तो जोड़ आधा ऑलरेडी डैमेज्ड है। और डैमेज्ड जोड़ जो है वो पूरी तरह से ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
इलाज पर आए उससे पहले एक लेमैन सवाल मेरे मन में ये आया कि जैसे आपने कहा जेनेटिक बीमारी है, किसी पेरेंट्स को है तो बच्चों में होने की चांसेस हैं। क्या ऐसे बच्चे अगर अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए ऐसी डाइट लें या फिर मल्टीविटामिन्स लें जो उनको विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चीज़ें बहुत रिकमेंड की जाती हैं, तो क्या इस बीमारी को वो थोड़ा टाल देंगे, लेट उम्र में आएगी या जब आनी है तब आएगी ही आएगी? ऐसा माना जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में जो खाने पीने का जो असर है वो डेफिनेटली है। इसलिए क्योंकि जो बीमारी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनको फ़ायदा होता है जोड़ों में। अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट्स जिन खाने पीने की चीज़ों में हैं, अगर उनका सेवन करेंगे तो इतना तो डेफिनेटली है कि दवाइयों के साथ साथ खाने पीने से कुछ मदद मिलती है। अच्छा। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि खाने पीने की चीज़ों से अकेले रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल हो सकती है। आई थिंक इट कैन बी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी फूड इज वेरी गुड इन नॉन वेज। सी फूड जैसे जो फिश है, ये है फ्रेश सालमन है, कार्डिन है, मतलब बहुत जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं वो सब अच्छी हैं। अच्छा। वो खाइए इंस्टेड ऑफ मटन वगैरह जो मतलब कोलेस्ट्रॉल रिच मतलब फूड है, उसमें उससे फायदा नहीं होता। उसी तरह से फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इनसे फायदा होता है क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजें खाएंगे पिएंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। बाकी दवाई तो अपनी जगह काम करती है। क्या ऐसे लोगों को जिनके घर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज हैं एहतियातन पहले से अपना कैल्शियम और विटामिन डी देखना चाहिए और सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली जोड़ों की बीमारी है। जोड़ खराब होते हैं और डायरेक्ट असर हड्डियों में कोई बीमारी नहीं हो रही है। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनकी जोड़ों की सूजन की वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है। एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से उनका मूवमेंट कम होगा तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगी। तो इट इज ए इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट है। क्योंकि आप रोज जो है वो 3 किलोमीटर घूम नहीं रहे हैं, आप चलने नहीं जा रहे हैं, आप रोज साइकिल नहीं चला रहे हैं, आप ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ रहे हैं, इसलिए आपकी हड्डी कमजोर होगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि आपका जोड़ खराब है। तो जोड़ की वजह से हड्डी कमजोर होना इज द सेकेंडरी आउटकम। इसके लिए आपको कैल्शियम, विटामिन डी आदि दवाएं और ऑस्टियोपोरोसिस की दवाएं भी लेनी पड़ सकती। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज को चलना रिकमेंडेड है या वो क्योंकि दर्द से ही परेशान है तो ये कहा जाता है कि कम चलना चाहिए? उसे क्या सलाह दी? सिर्फ एक्यूट फेज में नहीं चलना चाहिए, जिस वक्त बहुत जोड़ में सूजन है, बहुत दर्द है। बाकी जैसे ही उसको दर्द में सूजन में आराम आए उसको डेफिनेटली चलना चाहिए, नहीं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस भी होगी और मसल्स भी वीक होंगी। मसल्स की वीकनेस की बीमारी को सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस होगी, सार्कोपीनिया होगा और उसको बोलते हैं ऑस्टियोसार्कोपीनिया। मतलब हड्डी भी कमजोर है, मसल भी कमजोर है और कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि आपके जोड़ क्योंकि जोड़ खराब। जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का या जिन जोड़ों के दर्द की हम बात कर रहे हैं कि जब बढ़ता है, एक्यूट फेज आते हैं, कभी आ गया कभी ठीक हो गया, क्या उसका कंडीशंस, वेदर कंडीशन से भी कोई लेना देना है या कुछ खास ऐसे वक्त होते हैं जिसमें इन मरीजों को ज्यादा दिक्कत होती है? अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है कि मतलब सर्दियों में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा होती है या गर्मियों में ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, मरीजों का फीडबैक ये है कि जब टेम्परेचर कम होता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो उनको तकलीफ ज्यादा होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो वैसे ही रहेगी, लेकिन उनकी तकलीफ ज्यादा होती है क्योंकि जोड़ में स्टिफनेस बढ़ जाती है। क्या ठंड की वजह से ऐसे मरीजों को फिर ध्यान रखने की जरूरत है? यस, उनको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए, उनको वार्म एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, उनको टेम्परेचर वगैरह जहाँ अच्छा हो वहाँ रहना चाहिए। वॉक वगैरह करने जाने के लिए मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक अवॉइड करके आफ्टरनून वॉक्स करने चाहिए, सो दैट कि धूप में और थोड़े कम टेम्परेचर में वो फेवरेबल टेम्परेचर में वॉक कर सके। अब इलाज पर आते हैं डॉक्टर साहब। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का किस हद तक इलाज संभव है? एलोपैथी में बहुत अच्छे इलाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हैं आज।
जिनको बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स। तो सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ये होता है कि सूजन और दर्द के लिए दवाई दी जाती है, यानी कि एनसेड्स। सेकंड जो लाइन ऑफ ड्रग है कि कभी कभी शुरू में जब बहुत सूजन होती है जोड़ों में तो कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं और उसके बाद वापस ले लिए जाते हैं, और एनसेड्स पे वो बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन एनसेड्स दर्द की कमी कर रहे हैं, बीमारी में ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ठीक करने के लिए हमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स देने होते हैं, जिनको बोलते हैं डीमार्ड्स। डीमार्ड्स नॉर्मली मतलब 4-5 दवाइयाँ हैं, एक ग्रुप है 4-5 दवाइयों का, जो बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, एक मॉडरेट सी कीमत की दवाइयाँ हैं। और जैसे मीथोट्रिक्सेट है, वो है सल्फाराइजीन, और HCQS है, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये सारी जो दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और मीथोट्रिक्सेट, ये अगर लगातार लेफ्लुनोमाइड, ये जो दवाइयाँ हैं 4-5, अगर इनमें से अगर आप जो वर्चुअली 2 दवाइयाँ एक साथ अगर मरीज लेता है तो नॉर्मली बीमारी जो है उससे कंट्रोल में आ जाती है। अच्छा। कंट्रोल में आ जाती है बीमारी, और इससे हमारी जो जोड़ों की प्रॉब्लम है वो तो कंट्रोल में रहती है, लेकिन लगातार बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए खाते रहना पड़ता है। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने खा के बंद कर दें कि भाई ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। ये दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है। इससे हाँ लाइफ लॉन्ग है, लेकिन कम हो जाती है। और साथ में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं डीमार्ड्स के। अच्छा। डीमार्ड्स के साइड इफेक्ट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर, किडनी वगैरह पे, खून पे, तो इनके टेस्ट करते रहने पड़ते हैं कि लिवर पे, किडनी पे कहीं कोई असर तो नहीं हो रहा है, और 3-3 महीने में इनको एक बार टेस्ट कर लिया जाता है। नॉर्मली अगर आप टेस्ट करते रहें, दवाइयाँ लगातार खाते रहें, तो सब ठीक रहता है। जोड़ों के दर्द के मरीज को, जितना मैं समझ पा रही हूँ जो आपने बताया, आप लगातार पेन किलर्स भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, डीमार्ड्स भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, दोनों के ही साइड इफ़ेक्ट्स का भी खतरा है। ऐसे में र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, जिसे ये मान के चला जाए कि लंबा इलाज उसका चलेगा, ज़िंदगी भर भी चल सकता है, कैसे फिर आप ये दवाएँ एडजस्ट करते हैं, कब देनी है, कब नहीं देनी, रोकनी है? क्या ये क्लिनिकल मैनेजमेंट लगातार चलता है? मैं मानता हूँ ये एक चैलेंज है, ये एक चैलेंज है, साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना, और साइड इफ़ेक्ट्स ना हो इसको चेक करते रहना। अगर बीच में कभी कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उन दवाई को विड्रॉ करते हैं, उनको बंद करते हैं, दूसरी दवाई चालू करते हैं। और ये इसीलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट जो लगातार दवाई पे है, उसको हर 2 महीने में अपने डॉक्टर के पास, हड्डी के डॉक्टर के पास या रूमेटोलॉजिस्ट के पास आते रहना। ओके। ऐसे पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स भी आपने बताया कि देने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स के अपने खतरे होते होंगे, उससे भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? ज़्यादातर मरीजों को स्टेरॉइड्स बहुत शॉर्ट टर्म दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू के 15-20 दिन स्टेरॉइड से उनकी बीमारी को पहले कम कर लिया जाता है, और उसके बाद स्टेरॉइड्स को विड्रॉ कर लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और डीमार्ड्स पे ही उनको कंट्रोल किया जाता है। लेकिन डीमार्ड से सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज ठीक नहीं होते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको डीमार्ड्स के ऊपर की एक लेयर है दवाइयों की, जिसको बायोलॉजिकल्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल्स दिए जाते हैं। डीमार्ड्स के साइड इफेक्ट्स अगर मतलब जैसे ऑन द स्केल ऑफ 10 अगर 5 हैं, तो बायोलॉजिकल्स के 7 हैं, और ज़्यादा हैं, और उनकी कीमत भी ज़्यादा है। तो साइड इफेक्ट्स भी बढ़ गए और उनकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो बायोलॉजिकल्स जो हैं, और उनमें ज़्यादातर बायोलॉजिकल्स जो हैं वो इंट्रावीनस हैं, यानी कि वो गोलियां खाने की नहीं हैं, इंजेक्शंस के रूप में दिए जाते हैं। अच्छा। ऐसी स्थिति में बायोलॉजिकल्स जो हैं वो देने पड़ते हैं जब डीमार्ड्स काम नहीं करते। सो यू कैन से दे आर एडवांस्ड डीमार्ड्स। ओके। तो जोड़ों के दर्द की जो बस एक ही अच्छी बात है इसमें, 95% लोग डीमार्ड्स पे कंट्रोल हो जाते हैं। 5% ऑफ द रूमेटॉइड पेशेंट्स रिक्वायर, जिनकी हालत ज्यादा खराब है, हाँ, जिनको बायोलॉजिकल्स की जरूरत, या वो लंबे समय तक डीमार्ड्स ले चुके और अब वो बेअसर हो रही है, ऐसा भी होता होगा? हाँ, ये भी हो सकता है कि मतलब वो अब नहीं असर कर रहे हैं, बहुत पुरानी बीमारी हो गई है, कई बार
कई बार उनकी जो बीमारी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि डीमार्ट्स उसे नहीं कंट्रोल कर पाते। ये तो हुई दवाओं तक की बात। क्या सिर्फ दवाओं से ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के मरीज का इलाज होता है या उसके आगे भी फिर कोई और विकल्प है? नहीं, ऐसा है कि अगर जोड़ खराब हो गया, जैसे घुटना खराब हो गया या हिप खराब हो गया या शोल्डर खराब हो गया, तो नेचुरली मरीज की मोबिलिटी चली गई, हाथ नहीं चल रहा उसका चलना फिरना बंद हो गया। तो ऐसे में अगर उस जोड़ को बदला नहीं जाएगा तो डेफिनेटली वो चल तो पाएगा नहीं। आप डीमार्ट्स देंगे उससे थोड़ा बहुत कंट्रोल होंगे, जैसे छोटे जोड़ हैं, हाथ की उंगलियां हैं, एल्बो हैं, ये सब, लेकिन उसकी मोबिलिटी जा रही है, वो चल नहीं पा रहा है, वो दिनचर्या के काम नहीं कर पा रहा है, वो पार्क में घूमने नहीं जा रहा है। तो उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जोड़ बदलने पड़ते हैं कई बार, यानी कि घुटने का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, नी का रिप्लेसमेंट, हिप का रिप्लेसमेंट और कभी कभी शोल्डर का और एल्बो का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अच्छा, इन लोगों को रिप्लेसमेंट्स की जरूरत यस, हम लोग आमतौर पर घुटने के रिप्लेसमेंट ज्यादा करते हैं, इसलिए क्योंकि मरीजों को चलने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो हाथ से तो फिर भी काम चला लेते हैं लेकिन बिना चले तो काम नहीं चलता। बिल्कुल, वॉकिंग इज मस्ट। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे मरीजों को हमने देखा है, वो कैसे पहचाने कि उनको जो दर्द है जोड़ों में वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है या सीजनल कुछ समय के लिए पेन आया है फिर चला जाएगा? क्या कुछ ऐसे क्लासिकल सिम्टम या पहचान करने का तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4-5 चीजें हैं, अगर इनको मतलब अगर थोड़ा ध्यान में रखा जाए तो काम बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 महीने से ज्यादा का अगर जोड़ों का दर्द है, जैसे कि आप सोचेंगे कि भाई दर्द हुआ, कोई बात नहीं, हो रहा है थोड़े दिन, तो आप बेशक आप 6-8 हफ्ता उसको टाल लीजिए, कोई दर्द की दवा ले लीजिए, लेकिन कोई भी दर्द जोड़ों में जो 2 महीने से ज्यादा चल रहा कैन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। 1 नंबर 2, अगर कोई जोड़ का दर्द एक जगह पे हो रहा है तो चलो उसको आप सोच सकते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, लेकिन अगर जोड़ मतलब कई जोड़ इन्वॉल्व हैं, पॉली आर्थराइटिस यानी कि हाथ में भी दर्द हो रहा है, कंधे में भी दर्द हो रहा है, घुटने में भी दर्द हो रहा है और कई सारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली पॉली आर्थराइटिस इज नॉट ए गुड साइन, मतलब अच्छा साइन नहीं है, ये रूमेटॉइड हो सकता है। नंबर 3, सुबह उठेगा जब मरीज, उसके बाद आधे से लेके 1 घंटे तक अगर उसको मॉर्निंग स्टिफनेस है, यानी कि उंगलियां नहीं चल रही हैं, घुटने में भी जकड़न है, कंधे में भी जकड़न है, और फिर जैसे जैसे वो काम करना शुरू करेगा और वो 1 घंटे के बाद नॉर्मल होगा, तो दैट मीन्स अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो गई, बहुत जकड़न है, ये अच्छा साइन नहीं है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। इसके बाद छोटे मोटे ब्लड टेस्ट हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फैक्टर है, प्रोटीन्स देखते हैं, NTCCP, ESR, CRP वगैरह वगैरह, ये बहुत बड़े टेस्ट नहीं है, छोटे छोटे टेस्ट हैं। आर्थराइटिस की प्रोफाइल कराइए, सारे टेस्ट आ जाते हैं, सारे टेस्ट करके उसमें अगर ये सब बड़े हुए हैं और पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली इट फर्दर कंफर्म्स दैट यू आर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। किस उम्र में ऑनसेट हो सकता है इस बीमारी का? किस उम्र में लक्षण आने शुरू हो जाएंगे? आमतौर पे 20 साल से 50 साल की उम्र के लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, और कभी कभी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बच्चों को भी होती है, तो इट कैन बी 30 साल, 35 साल, 40 साल कभी। ओके, जिन लोगों के घर में पहले से कोई मरीज है, उनको पता है, माता पिता हैं, क्या उनको कौन सा आइडियल समय है जब उन्हें स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए अपनी? जैसे ही सिम्टम आने पर ही करानी चाहिए, उससे पहले आवश्यकता नहीं, कोई फायदा नहीं है। ऐसे मरीजों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके जोड़ों में दर्द के जो एपिसोड हैं वो थोड़े कम हो? बस वही कि अगर वो अर्ली डायग्नोसिस करवा लेंगे और अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो उनके जोड़ खराब नहीं होंगे। अगर कोई मरीज अपनी डायग्नोसिस को करते ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करेगा तो चांसेस ये हैं कि डीमार्ट्स उसके जोड़ों को कभी भी सर्जिकल स्टेज तक नहीं पहुंचने देंगे। ओके, अगर वो उसको नेग्लेक्ट करेगा, नहीं इलाज कराएगा, तो वो यूं समझिए कि मतलब उसका अल्टीमेट फेट जो है वो जोड़ बदलना ही है। क्या कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को मदद करते हैं? कुछ उन्हें अपनी जीवन शैली में, खाने पीने में बदलना चाहिए?
बस यही फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सी फूड, नॉन वेज खाते हैं तो, और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, इस तरह की जो डीप फ्राइड चीजें हैं उनको अवॉइड करें, शुगर और सॉल्ट का कंटेंट अवॉइड करें, एक्सेसिव शुगर नहीं, एक्सेसिव सॉल्ट नहीं, डीप फ्राइड चीजें नहीं, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है अल्कोहल एंड स्मोकिंग, क्योंकि इनसे फ्री रेडिकल्स का प्रॉब्लम होता है और इसलिए मतलब इनका अच्छा असर नहीं है। वैसे ही ऐसी चीजें हैं जो हर किसी को अपना लेनी चाहिए, उसे मदद करेंगी। लेकिन स्मोकिंग से बहुत फर्क पड़ता है, स्मोकिंग अगर बंद करें तो जोड़ बेटर रहता है। ये तय है कि पूरी तरह से बीमारी को रोका नहीं जा सकता, आएगी तो आएगी नहीं, अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और जेनेटिक है तो डेफिनेटली आएगी, तो उसको बेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। मतलब इट इज समथिंग लाइक मतलब हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज एंड ऑल। क्या ये संभव है कि जोड़ों के दर्द की बीमारी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के बावजूद इंसान बेहतर जिंदगी जी पाए? बिल्कुल, नॉर्मल जिंदगी ही जीते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ज्यादातर लोग, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है। अवेयरनेस अगर पूरी रखेंगे तो वो एक आम जिंदगी जैसे नॉर्मल जिंदगी होती है वैसे जी सकते हैं। कभी कभी थोड़ा लाइफस्टाइल को थोड़ा ट्वीक करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको बंदोबस्त करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लोग बहुत ठंडी जगहों से शिफ्ट होके गर्म जगहों पे आ जाते हैं। कभी कभी वो जो है वो मॉर्निंग वॉक्स को इवनिंग और लेट नाइट नहीं करते हैं, वार्म रखते हैं अपने उनको जोड़ों को, और इस तरह से प्रिकॉशंस लेते हैं। तो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पे वो वेरी प्रोडक्टिव और अच्छी लाइफ जीते हैं और बहुत एक्टिव लाइफ जीते हैं। ऑफिस हो या अस्पताल हो या कहीं भी जहाँ भी काम करते हैं वो कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं और काम कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा रूमेटॉइड आर्थराइटिस ना हो तो फिर कैवेलियर सर्विसेज में दिक्कत हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोल्जर वगैरह हैं या वो हैं, उनमें कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है जब बहुत ज्यादा हो। थोड़े लेवल पे तो इवन पुलिस और इसमें भी दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द में मालिश का, बाम लगाने का क्या रोल है? किस हद तक आप उन्हें मददगार मानते हैं? नहीं, टेम्परेरी थोड़ा रिलीफ करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी जोड़ पे आप मालिश बाम करते हैं तो हल्का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एक तो मालिश करने से तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो वहाँ पे जो है वो दर्द कम हो जाता है। और दूसरा एक जो भी दवाई आप लगा रहे हैं उसका माइन्यूट एब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे अगर आप डाइक्लोफेनेक लगा रहे हैं तो अगर डाइक्लोफेनेक जाएगा तो नेचुरली एक पेन किलर है, तो नेचुरली उससे भी पेन तो कम हो गई। क्या इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो लोकल एप्लीकेंट्स होते हैं उनके बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सिर्फ कभी कभी ये है कि अगर बहुत ज्यादा लगातार लगाते रहेंगे तो लोकल एलर्जीज हो जाती हैं। तो वंस इन अ वाइल पेन के वक्त अगर लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोगों को हमने देखा है जोड़ों का दर्द है तो फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं ताकि उनको थोड़ा आराम मिले। लंबे समय तक करवानी चाहिए? क्या नियम होना चाहिए फिजियोथेरेपी? नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है फिजियोथेरेपी, बहुत ही अच्छी चीज है। फिजियोथेरेपी का डेफिनेट रोल है, अलॉन्ग विद मेडिसिन फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। फिजियोथेरेपी से मसल्स आपकी मजबूत रहती हैं, हड्डियां भी थोड़ी बेटर रहेंगी और जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। जोड़ की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो आप जो है वो दर्द कम रहेगा, जोड़ कम खराब होंगे, स्टिफ नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ठीक से एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज जो है वो मुख्य चीज है। पेन किलर तो मशीनें होती हैं जो तो टेम्पररी 10-15 दिन की बात है। उसके बाद एक्सरसाइज का ये है कि आपकी बैलेंसिंग बेटर हो जाती है, और बैलेंसिंग बेटर हो जाने से आप गिरते नहीं। किस तरह की एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड हैं जिन लोगों को लंबे समय से जोड़ों के दर्द की परेशानी है? ज्यादातर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, चाइनीज में अगर वो टाइपी एक्सरसाइजेज हैं, बाकी और जो हमारी जो सिंपल एक्सरसाइजेज हैं वो भी अच्छी हैं। स्पोर्ट्स खेलना जैसे नॉर्मल बैडमिंटन, टेनिस वगैरह, ये सब, तो आई मीन एवरीथिंग इज गुड। कुछ नहीं कर सकते तो सैर करें? हाँ बिल्कुल, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज। क्या कोई आप एक एक्सरसाइज रिजीम लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि इतना मिनिमम कर लो तो फायदा होगा? 1 hour आउट ऑफ 24 hours शुड बी गिवन टू द बॉडी। 1 घंटा 24 घंटे में से निकाल दीजिए तो आपके 23 घंटे अच्छे रहेंगे।
अगर आपने 1 घंटा नहीं निकाला तो 24 के 24 बेकार हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है। तो ये 1 घंटा आप अपने इस पॉडकास्ट को दीजिए और उसके बाद बाकी दिन रोज 1 घंटा सैर को दीजिए। जब ये पॉडकास्ट सुने उसके बाद भी सैर कीजिए अगर आपने नहीं की है। डॉक्टर शर्मा ने जो टिप्स दिए हैं वो आपके जोड़ों के दर्द को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में और आपको बेहतर जिंदगी जीने में मदद करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कुछ सवाल अगर लोगों के होंगे तो हम जरूर उनके साथ आपके पास फिर लौटेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।